स्टडी विद कॉन्सेप्ट के स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमारे द्वारा एक मासीज चलाई जा रही है और इसी मासीज में हमने स्टार्ट किया एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक में हमने ज्योग्राफी की 6th क्लास की एनसीईआरटी को लिया है। 6th क्लास की एनसीईआरटी को हम 6th चैप्टर को पढ़ चुके हैं। आज 7th चैप्टर है। चैप्टर का नाम है हमारा भारत। दोस्तों, ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। भारत एक बहुत बड़े भूभाग भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है, पश्चिम में यह अरब सागर से, पूर्व में यह बंगाल की खाड़ी से तथा दक्षिण में हिंद महासागर से भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। तो दोस्तों, ये भारत की स्थिति के बारे में बात की गई है। भारत की जो स्थिति है उसके बारे में बात की गई है। इसमें बोला है कि जो उत्तर है, उत्तर दिशा, उसमें भारत हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और मैप में ये चीज़ें आएंगी दोस्तों। शिखरों से घिरा हुआ है। फिर दूसरी बात की है, पश्चिम में ये अरब सागर से घिरा हुआ है। पूर्व में दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी से तथा जो दक्षिण है उसमें दोस्तों ये हिंद महासागर से। ये भारत की स्थिति के बारे में बात की है दोस्तों। आप जब मैप देखेंगे दोस्तों तो आपको पता चलेगा ये चीज़ें। तो ये चीज़ आप पढ़ लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है इसको आप मैप में देखें एक बार, तब चीज़ें आपको समझ में आएगी दोस्तों। और ये चीज़ बताइए, इसमें कुछ नहीं बताया इस पैराग्राफ में, आपको पैराग्राफ पढ़ना है बस। उसमें ये चीज़ बताई गई कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें बताया कि भारत के उत्तर में तो हिमालय के ऊंचे शिखर हैं और पश्चिम दिशा में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर। ये बात कही है इस पैराग्राफ में। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे देखा गया है कि भारत का क्षेत्रफल जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब ये फैक्ट है दोस्तों, ये क्या है, फैक्ट्स है प्री एग्जाम के लिए। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार। अब देखो दोस्तों, विस्तार देखो आप, उत्तर से दक्षिण के बीच, ये कहां से, कश्मीर से कन्याकुमारी, विस्तार बताया इसमें 3200 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर से और दक्षिण में। और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से, पश्चिम में कच्छ के रण तक इसका विस्तार है 2900। अब पूर्व से और पश्चिम तक विस्तार बताया, कितना बताया है दोस्तों, 2900 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है बस। अब ये आगे जो बात की गई है दोस्तों, ये वैसे बताया है भारत के बारे में और चीज़ें, ये आपको पढ़ लेनी है। वैसे एक बार पढ़ लेते हैं दोस्तों। ऊंचे ऊंचे पर्वत है भारत में, ठीक है। भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्तरीय रूपों से भिन्नता दर्शाता है। भारत के बारे में बात बताइए दोस्तों। यहाँ की जो जलवायु है, यहाँ की वनस्पति है, वन जीवों के साथ साथ भाषा और संस्कृति में बहुत भिन्नता पाई गई है। ये चीज़ें बताई कि भारत में एकता में अनेकता कैसे है, ये चीज़ बताइए। इस भिन्नता में हम एकता को भी पाते हैं, देख लो, जो हमारी परंपराओं को दर्शाती है। यही कारण है कि हम जो है एक राष्ट्र के रूप में बंधे हुए हैं। वर्ष 2011 में अब तक भारत की जो आबादी थी 2011 के अनुसार 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है और चीन के बाद विश्व का दूसरा नंबर का देश है जनसंख्या के आधार पर। यह चीज़ें आपको पढ़ लेनी है बस। मेन चीज़ इसमें क्या थी पैराग्राफ में, कि उत्तर से दक्षिण के बीच भारत का जो विस्तार था वो 3200 किलोमीटर था और पूर्व से पश्चिम के बीच जो भारत का विस्तार था वो 2900 किलोमीटर था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है दोस्तों। अब इसी चीज़ को आपको एक प्रीलिम्स के एग्जाम से समझाता हूँ दोस्तों। कैसे प्रीलिम्स में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के क्वेश्चन है दोस्तों, और इन्हीं फैक्टों के साथ आपका आंसर निकल पाएगा। ये चीज़ बताइए आपको दोस्तों, जैसे देखो ये चीज़ बताइए कि
पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ के रण तक इसका विस्तार 2900 किलोमीटर। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों देखो क्वेश्चन था, ये 2015 का क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन था दोस्तों, क्वेश्चन था भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। ऑप्शन थे दोस्तों, पहला ऑप्शन था इसमें ये असम और राजस्थान। ऑप्शन बी था दोस्तों अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान। ऑप्शन सी था दोस्तों असम और गुजरात। ऑप्शन डी था दोस्तों अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। अब देखो दोस्तों, ये प्री में क्वेश्चन पूछा गया 2015 की जो प्री लगी थी उसमें दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया बाकायदा। अब दोस्तों आपने ये चीज पढ़ी थी अभी, देखो कि पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ के रण तक इसका विस्तार 2900 किलोमीटर है। अब पूर्व में आपको बता दिया अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बताया कच्छ का रण, और कच्छ का जो रण था ये है गुजरात में दोस्तों। और यही चीज आपसे पूछा है, एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेते हैं। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म है जो सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, ए असम और राजस्थान। तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि अभी चीजें बताई गई है, अरुणाचल प्रदेश है पूर्व में और पश्चिम में कच्छ का रण है जो गुजरात में, ये आपको पता है। तो असम तो हो नहीं सकता क्योंकि पूर्व में तो पूरी तरह से तो अरुणाचल प्रदेश है ना। अगला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, बी ऑप्शन दे रखा है अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान। हाँ बी में ये बात तो सही है अरुणाचल प्रदेश वाली, लेकिन राजस्थान वाली बात गलत है। कच्छ का जो रण है वो गुजरात में दोस्तों, तो ये गलत हो जाता है। इसी प्रकार अगला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, असम और गुजरात। फिर से असम आ गया तो ये भी गलत है दोस्तों। अगला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, और यही ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार इसका आंसर दोस्तों डी निकल के आया। तो दोस्तों आपने देखा कि क्वेश्चन प्रीलिम्स में सीधे एनसीईआरटी बुक से लिए गए, तो आपको क्या थोड़ा समझ के साथ चीज़ों को समझना है, फिर आपको एमसीक्यू करना है, और प्रीलिम्स एग्जाम और मेंस एग्जाम के आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन देखने हैं। उसके बाद आप फिर से पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक को, आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी और आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आपको समझ में भी आएंगे क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन था। अब इसमें आगे बढ़ते हुए और आगे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब देखो दोस्तों ये चीज़ तो बता दी, ठीक है। आगे दोस्तों ये स्थिति है, इसके बारे में बताया कि भारत का उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत के बारे में बताइए, कर्क रेखा 23.5 डिग्री देश के लगभग मध्य भागों से गुजरती है, ये भी आपको बता दिया है, ठीक है। दक्षिण से उत्तर की ओर मुख्य भूमि का विस्तार, अब ये बात है विस्तार के बारे में बताया। दक्षिण से उत्तर की ओर भूमि का विस्तार बताया है। मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी दोस्तों, फैक्ट के रूप में बिल्कुल आएगा आपको। अगला दे रखा है पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार। अब बात कर रहे हैं हम पश्चिम से पूर्व तक की। विस्तार क्या दिया है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से तथा 97 डिग्री 25 मिनट देशांतरों के बीच है। अब ये चीज ध्यान रखना है,
दक्षिण में से उत्तर की ओर 8 डिग्री 4 मिनट तक और 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में अक्षांशीय विस्तार है। और पश्चिम से पूरब की ओर 68 डिग्री 7 पूरब से और 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर के बीच विस्तार है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यह आपको लिख लेना है ऐसे, बस ये चीज़ आपको बता दी गई है इसमें। अगर हम विश्व के पूर्व और पश्चिम के गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में आ गई, ये जो आपसे क्वेश्चन पूछा है। बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर स्थित हैं और स्थानों की स्थानीय समय में बहुत अंतर हो जाता है। इस तरह या दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच अंतर पाया जाता है जो समय का पाया जाता है। और ये चीज़ आपने पहले भी पढ़ी थी, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था दोस्तों। जैसा कि आपने पहले पढ़ चुके हैं, ये बात आपको बताइए कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर पर टाइम का अंतर होता है दोस्तों 4 मिनट का। ठीक है, यह आपने पहले पढ़ चुके हैं, जो पहले चैप्टर पढ़ा था हमने। स्थानीय समय 4 मिनट का अंतर होता है। तो पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में जो है अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 2 घंटे पहले होता है और 2 घंटे पहले छपता है, मतलब सूर्यास्त होता है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको बताइए। और पहले हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय का भारत में मानक समय माना गया है और इसे ही हम योगांतर का, भारत का मानक योगांतर कहते हैं दोस्तों। तो क्या चीज़ देखी हमने इस पैराग्राफ में, हमने देखा अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, और ये एक फैक्ट के रूप में आपको समझ में आ सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, ये जो बॉक्स दे रखे हैं इनको भी आपको पढ़ना है दोस्तों। अब बॉक्स देखो, आप बॉक्स में दे रखा है कि प्रादीप है, प्रादीप के बारे में देखा है। प्रादीप होते क्या है दोस्तों, तो स्थल का वह भाग जो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ, जैसे भारत की जो स्थिति है वो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है। कैसे, देखो पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी से और दक्षिण में हिंद महासागर से दोस्तों। तो ये भारत के बारे में बात की गई। प्रादीपीय भाग किसे कहते हैं, स्थल का वह भाग जो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ होता है वो प्रादीपीय, और भारत की स्थिति जैसी है, ये चीज बताइए। आगे देखते हैं इस बॉक्स में, क्या आप जानते हैं कि बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है वहां पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता। ये बात सही है दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 मानक समय है, कनाडा में 6 है दोस्तों। और आपसे क्वेश्चन पूछा है कि रूस में कितने, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि रूस में कितना है, मतलब एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए दोस्तों। इन बॉक्स को जरूर पढ़ें आप, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से पूछे गए दोस्तों बाकायदा। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश। अब दोस्तों मैप देखो आप कितना महत्वपूर्ण है दोस्तों। भारत के पड़ोसी ये बता दिया, अब मैप बता दे। देखो 7 देशों से स्थलीय सीमाएं इसकी लगी हुई हैं। कैसे देखो दोस्तों, पाकिस्तान 1, तो अफगानिस्तान 2, चीन 3, नेपाल 4, भूटान 5, बांग्लादेश 6 और म्यांमार 7। ये तो स्थलीय सीमा लगी हुई हैं। ठीक है, अब देखो, और ये राजनीतिक मैप दे दिया आपको। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। ये मैप किस लिए महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। मान लीजिए कोई बंदा जम्मू श्रीनगर से चलता है और उसको आना है महाराष्ट्र, तो मिनिमम कितने राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2018 में शायद एक क्वेश्चन आता है ऐसा ही करके कुछ, आपको ऐसा तो आपको दे देगा, लेकिन क्वेश्चन का क्या क्या कर देगा वो, जो जम्मू कश्मीर में कोई प्रसिद्ध जगह नहीं होगी जिसको आप जानते नहीं होगे वो जगह देगा। ऐसे ही महाराष्ट्र में ऐसी जगह देगा जो आप जानते नहीं है, जो मतलब फेमस नहीं है, और आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि कितने राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा, कम से कम कितने राज्यों से। तो उस टाइम आपको चीज़ें ध्यान रखनी दोस्तों। इसलिए मैप एक बार देखना जरूर है, एक बार नहीं बार बार देखो। आप जब भी देखो मैप से क्वेश्चन करो, ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, बहुत चीज़ें आपको समझ में आएगी दोस्तों। आगे देखते हैं, ये मैप दे रखा है। इसके अलावा बात करी गई कि दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 जो द्वीप हैं, एक श्रीलंका है और एक मालदीप है, हमारे पड़ोसी देश हैं। ये बात की गई है कि जो दक्षिण में हमारे 2 पड़ोसी देश हैं उनकी हमारी जो सीमा है वो समुद्रों से मिली हुई है दोस्तों, और ये हैं श्रीलंका और मालदीप। ये चीज़ आपको बताइए, ये आपको देख लो।
ये बात कर रहे हैं श्रीलंका की, एक देखो एक ये बात कर रहे हैं, देखो ये मालदीव की और श्रीलंका की दोस्तों। और ये आपने मैप में देखेंगे तो आप समझ में आ जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं, बात कर रहे हैं कि पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। देखो आप एक बार देख लो, ये जो है ये पाक जल संधि है, अलग करती है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बात आती है राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन की। भारत का विशाल, जो भारत है वो विशाल देश है, वो प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए भारत 28 राज्यों और 7 केंद्र प्रशासित प्रदेशों के बारे में है, इतने में बटा हुआ है। लेकिन अभी ये जो बुक छपी थी उस टाइम ये चीज़ स्थिति थी, लेकिन अभी चेंज हो चुकी है। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी दोस्तों, कितने राज्य भारत में इस टाइम और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, यह आपको होमवर्क है दोस्तों, ये ध्यान रखनी है। दिल्ली भारत की राजधानी है, बेसिक चीज़ें बताइए। दिल्ली भारत की राजधानी आप सब जानते हैं। राज्यों का निर्माण मुख्य भाषाओं के आधार पर हुआ था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। और राज्यों को जिलों में बांटा गया है। ये एक बेसिक नॉलेज बताया आपको, जो हर बंदा जानता होगा शायद। अब दोस्तों देखो, सबसे बड़ी बात है कि भारत के बारे में जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में जानना सबसे बड़ी बात है। और इससे यहाँ पे क्वेश्चन हल भी हलते हुए क्वेश्चन हल अच्छे होते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन को जब ही टेकल कर रहेंगे भौगोलिक विभाजन के बारे में जानेंगे, भारत का भौगोलिक विभाजन कैसे है। तो दोस्तों भारत का भौगोलिक विभाजन आपको बता देता हूँ। भारत का भौतिक विभाजन, भारत का भौतिक विभाजन में आता है दोस्तों, पहला है उत्तरी पर्वत श्रृंखला, जो हिमालय है उसके बारे में बताएं। दूसरा है दोस्तों उत्तरी मैदान, और ये मैदान कौन कौन से हैं? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। अगला है दोस्तों तीसरे नंबर का तटीय मैदान। चौथा है दोस्तों महान मरुस्थल, जो राजस्थान वाला क्षेत्र है। पांचवा है दोस्तों पूर्वी और पश्चिमी घाट। छठा है दोस्तों द्वीप, जैसे लक्षद्वीप वगैरह हैं जो। और सात है दोस्तों दक्षिण पठार, जिसे हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखें। भारत की भौतिक विभाजन कैसे क्या है? पहले उत्तरी पर्वतीय श्रृंखला, जिसे हिमालय कहते हैं। उत्तरी मैदान सिंधु गंगा घाटी और ब्रह्मपुत्र वाला जो मैदान है उसके बारे में बताया। फिर अगला है तटीय मैदान, उससे अगला है महान मरुस्थल, उससे अगला है पूर्वी और पश्चिमी घाट, उससे अगला है द्वीप, और उससे अगला है दक्षिणी पठार, जिसे हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं दोस्तों। और ये चीज़ आपको पूरी इसी चीज में मिलेगी आपको। तो ये आपको विभाजन के बारे में थोड़ा पढ़ना है दोस्तों। अब हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, अब हम भौतिक विभाजन के बारे में पढ़ लेते हैं। और इससे भौतिक विभाजन से पहले हम इन बॉक्सों को पढ़ लेते हैं दोस्तों एक बार। जलोढ़ निक्षेप किसे कहते हैं? ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। जलोढ़ निक्षेप के बारे में बताया है कि नदियों द्वारा लाई गई महीन मिट्टी होती है और नदी जो बेसिन है उसके द्वारा निक्षेपित की जाती है। तो ये जलोढ़ निक्षेप के बारे में बात कर रहा है। अगला कह रहा है सहायक नदियां क्या होती हैं? एक नदी या सरिता, मतलब बड़ी नदी होती है जो कि मुख्य नदी में किसी तरह से आकर मिलती है तथा जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है। कई नदियां, कई धाराएं आती हैं नदियों की, वो सहायक नदियां ही होती हैं, वो एक नदी में मिल जाती हैं, उनकी एक मुख्य नदी होती है। और जो ये नदियां होती हैं ये वाली, ये सहायक नदियां होती हैं क्योंकि ये धाराओं में बहती हैं और एक नदी इनको मिलना होता है, ठीक है। अगला दे रखा है कि क्या आप जानते हैं, यह आपसे क्वेश्चन कर रहा है, क्या आप जानते हैं? क्या जानते हैं दोस्तों? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के विश्व के सबसे बड़े डेल्टे का निर्माण करती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के बारे में बताए, जिसे हम सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। और इस डेल्टे की जो आकृति है दोस्तों त्रिभुजाकार है। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा स्थल का वह भाग होता है जो नदी के मुहाने पर बनता है। अब दोस्तों देख लो,
यहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं और उस जगह को समुद्र का मुहाना भी कहते हैं। डेल्टा क्या होता है कि स्थल का व्यवहार जहाँ जहाँ से जो नदियों के मुहाना बनता है। ठीक है, अब नदी जो है समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को नदी का मुहाना कहते हैं। नदी का मुहाना के बारे में बता दिया, आपको डेल्टा के बारे में बता दिया, और ये भी बता दिया कि विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो है गंगा ब्रह्मपुत्र का सुंदरबन डेल्टा। अब देखो दोस्तों, फैक्ट चीज़ें आपको याद हो गई होंगी दोस्तों। ऐसे ही चीज़ें ध्यान रखनी है, बॉक्स की जो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, प्रीलिम्स एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं बाकायदा इसमें, तो ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है। अब भौतिक विभाजन आपको बता दिया कि 7 चीज़ों में बांटा है। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं। ये आपको पता ही है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। पर्वत, पठार, मैदान, तट, द्वीप समूह, ये चीज़ बताइए। उत्तर में बर्फ, जो उत्तर में है बर्फ से ढका हुआ हिमालय संतरी का आकार, मतलब संतरी का कार्य करता है, मतलब बर्फ से ढका हुआ है और संतरी का कार्य करता है, मतलब वहाँ से नदियाँ बहती हैं, गंगा बहती है ऐसे करके। हिमालय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं से बटा हुआ है। अब हिमालय के बारे में बता रहे हैं पूरी चीज़ें कि हिमालय 3 समांतर श्रृंखलाओं से बटा हुआ है। सबसे उत्तर में स्थित है श्रृंखला जो है बृहद हिमालय, जिसे हम हिमाद्री कहते हैं, उत्तर की बात कर रहे हैं। उस इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर जो है मध्य हिमालय, जिसे हिमाचल कहते हैं, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, दूसरा बता दिया। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ियाँ यहाँ पर स्थित हैं। कहाँ पर? मध्य हिमालय में। 5 पहाड़ियों के नाम पता लगाइए। यह आपको एक होमवर्क दिया है दोस्तों। 5 पहाड़ियों के नाम बताइए। हिमालय में जो 5 पहाड़ियाँ हैं इनके नाम बताइए। यहाँ आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्वेश्चन इससे पूछा भी गया है। अगला जो है हिमालय का जो लास्ट पार्ट है वो है शिवालिक हिमालय, जो दक्षिण में स्थित है। और दोस्तों क्या पढ़ा इस पैराग्राफ में, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। देखो दोस्तों, इसमें बताया गया है हिमालय के बारे में। हिमालय जो है उत्तर में स्थित है भारत के। ठीक है, और हिमालय की 3 श्रृंखलाएं, पर्वत जो श्रृंखलाएं हैं वो 3 है। कौन कौन सी हैं? पहली है उत्तर में जो है बृहद हिमालय, जिन्हें हम हिमाद्री कहते हैं। इसी के दक्षिण में दूसरी हिमालय मध्य हिमालय है, जिन्हें हम हिमाचल कहते हैं। ये क्या है? हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है और यहाँ बहुत लोकप्रिय पहाड़ियाँ भी स्थित हैं। इससे अगला है जो है ये सबसे लास्ट में है, जिसे हम शिवालिक हिमालय कहते हैं। ये दक्षिण में स्थित है। ठीक है, मध्य हिमालय के दक्षिण में स्थित है शिवालिक हिमालय। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब ये बात बताइए हिमालय के बारे में दोस्तों। ठीक है, हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान है और ये मैदान समतल और सपाट है। ये मैदान जो है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना है। नदियाँ के द्वारा मैदान जो बनाए जाते हैं वो कृषि के लिए उपजाऊ में भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन जो मैदानों में जनसंख्या सबसे अधिक पाई जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये पैराग्राफ बताया है जो भारत का जो उत्तरी मैदान है उसके बारे में बताया कि ये जो मैदान है समतल और सपाट है। अब देखो दोस्तों, एक चीज तो ये बताइए, दूसरी बात बताइए कि जो नदियां हैं ये नदियों, और इन नदियों में कौन कौन सी हैं? ये जो मैदान है ये नदियां, ये जो मैदान है ये नदियां जो हैं सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, और इनकी सहायक नदियों के द्वारा जो जलोढ़ लाया जाता है, जलोढ़ निक्षेप लाए जाते हैं, उनके द्वारा बनाए गए मैदान है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, ये जलोढ़ में निक्षेपण लाती है नदियां, तो ये भूमि को उपजाऊ बनाती हैं और इस क्षेत्र में भूमि इतनी उपजाऊ होने के कारण यहाँ कृषि का विकास हो चुका है और इसी के कारण यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। अब दोस्तों क्या चीज़ समझनी है इसमें
कि भारत का उत्तरी मैदान इतना उपजाऊ क्यों है। मान ले क्वेश्चन आपको कर ले, क्वेश्चन आपसे आ जाए, तो उसका रीजन है कि ये जो उत्तरी का मैदान है, भारत का जो उत्तरी का मैदान है, ये मैदान जो है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों की सहायक नदियां हैं, उनके द्वारा जो जलोढ़ निक्षेप लाए जाते हैं, उनके कारण इनकी भूमि में जो है उपजाऊ है। और उपजाऊ भूमि होने के कारण दोस्तों यहां पर जनसंख्या का जो बसावट है वो बहुत ज्यादा है। तो ये चीज आपको बेसिक चीजें ध्यान रखनी है। जब भी नदियां कोई अपने साथ निक्षेपण लाती हैं उसे जलोढ़ निक्षेपण कहते हैं, और ये बहुत ही उपजाऊ होता है, जिसके कारण इस मैदान में सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। तो आपने पढ़ा भारत का उत्तरी का मैदान के बारे में। अब बात करते हैं भारत का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसके बारे में, कि भारत के पश्चिम भाग में भारतीय मरुस्थल है। अब दोस्तों जैसे आप मैप में देख लो, भारत के पश्चिमी भाग में मरुस्थल के बारे में दे दिया, और अभी हम बात कर रहे थे मैदान के बारे में, गंगा वाला मैदान। उससे पहले बात की थी हमने हिमालय के बारे में। ये आपको पढ़ना है दोस्तों, मैप में देखना है एक बार। अब देखो दोस्तों, भारत के पश्चिम भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म और रेतीला स्थल है। मरुस्थल के बारे में बात की है। यहाँ वनस्पति बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, ये बता दिया। उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार। अब प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बता दिया। ये जो पूरा एरिया है प्रायद्वीपीय पठार का है दोस्तों, इसके बारे में बता दिया। क्या बताया है? इसकी आकृति त्रिभुजाकार है दोस्तों। देखो आप एक बार, जो आकृति है त्रिभुजाकार ऐसे है। ये चीज बताइए आपको कि जो प्रायद्वीपीय पठार है उसकी आकृति त्रिभुजाकार है, ऐसे है इसकी त्रिभुजाकार। ठीक है, त्रिभुजाकार है और इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। ठीक है, ये बताया है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ियां, श्रृंखलाएं और घाटियां पाई जाती हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। अब देखो दोस्तों, इसके उत्तर पश्चिम में, उत्तर ये रहा और पश्चिम, इसमें अरावली पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। ठीक है, ये बताया एक चीज। तो मैप में देखना है चीजें। जो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, विंध्य और सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं, और इन श्रृंखला से होकर जो नर्मदा और तापी नदी बहती है। अब देखो दोस्तों, विंध्य और सतपुड़ा, इनसे होकर कौन कौन सी नदी बहती है दोस्तों? देखो आप, विंध्य और सतपुड़ा, इनसे होकर नर्मदा और तापी। ये चीज बताइए तो आप मैप में देखो तुरंत ही। अच्छा, ये बहती हैं, ये चीज देख लिया आपने। फिर देखते हैं आगे। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में बहती हैं। अब देखो, ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं, देखो ये दिख, पर ये अरब सागर में गिरती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट है जिन्हें हम सह्याद्री, और पूर्व में पूर्वी घाट है। आगे देख लेते हैं। ये तो हो गया पश्चिमी घाट और ये हो गया पूर्वी घाट। ये भी चीज़ समझ में आ गई आपको दोस्तों। अब आगे देखते हैं। फिर मैप में आप तुरंत देखना है चीज़ों को, आपको तुरंत समझ में आएगी चीज़ें। इन पठारों में खनिज जो पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे कल हम बात कर रहे थे, इससे पहले जो चैप्टर था उसमें छोटा नागपुर के पठार के बारे में, छोटा नागपुर का पठार था, उसमें ये चीज़ पाई गई थी, कोयला, लोहा, उसकी प्रचुरता पाई गई। तो वही चीज़ बताइए। आप जैसे ही दोस्तों मैप में देखेंगे तो बहुत चीज़ें आपको समझ में तुरंत आ जाएगी। इसलिए सबसे बड़ी बात क्या है, जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ें तो एक मैप बगल में बिल्कुल रखें, तब आपको तुरंत चीज़ें समझ में आएगी। इस पूरे पैराग्राफ में चीज़ें दी गई है, आपको मैप में आपको बताया है, तो आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। तो ये चीज़ जो पूरा पैराग्राफ दे रखा है उसको आपको खुद को मैप में देखना है पूरी तरह से। आपको पढ़ना है एक बार, बस चीज़ों को मैप में देखो तुरंत, तो तुरंत मैप में चीज़ें समझ में आएगी। सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो बात की गई दोस्तों नदियों के बारे में, अरब सागर में गिरती हैं, ऐसे क्वेश्चन करके पूछे भी गए हैं दोस्तों। नदियों के पूछा है कि नदियाँ दे दी, उनमें दे दिया कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, ऐसे क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन आए हैं, यूपीएससी में भी आए हैं, पीसीएस में क्वेश्चन आए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन। तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। आप जब यदि भौतिक विभाजन के बारे में पढ़ रहे हो तो आपको ये चीज़ें बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। अगली बात करते हैं दोस्तों हम पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के पश्चिम में स्थित है और पूर्वी घाट पूर्व में स्थित है। पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी घाट काफ़ी सकरा है। अब देखो दोस्तों, आप देख लेना है। जैसे ये पश्चिमी घाट है, इसके बारे में बोला है, ये बहुत ही सकरा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं, ठीक है, ये बात बता दी। वहाँ पूरब से और
बहने वाली कई नदियां हैं, जिनमें है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये बात किसकी कर रहा है? ये बात कर रहा है पूर्वी घाट की, कि वहां कई नदियां हैं, उन नदियों के नाम भी दे दिए, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब क्वेश्चन पूछ लिया आपको, ये ऑप्शन दे दिए महानदी, गोदावरी और कृष्णा, और एक ऑप्शन दे दिया इसमें ही गंगा, या फिर कोई पश्चिमी घाट में जो नदियां बह रही है। देखो एक बार देख लो, पश्चिमी घाट में कोई भी नदी कह रही है, मान लो यहाँ पे कोई नदी कह रही है, वैसे एक नदी का नाम लेते हैं मालप्रभा, ऐसे करके, ये कहाँ लिखा था मैंने, हाँ ये ऐसे दे दिया मालप्रभा। अब पूछ लेगा क्वेश्चन आपसे कि बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियां कहलाती हैं, और ऑप्शन दे देगा आपको 1 2 3, 2 3, 1 2, 1 2 3, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी दोस्तों। नदियों के क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों, पहले भी आए और आते भी हैं दोस्तों, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब ये चीज़ें बताएं कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये गिरती है गंगा की खाड़ी में, और कहाँ है ये बात कर रहा है पूर्वी घाट की। अब देखो देखो एक बार देख लो आप, पूर्वी घाट ये रहा, ये देख लो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो ये आपको इसमें मैप में देख लिया, आपको तुरंत समझ में आएगा। मैप में देखने से आपको तुरंत चीजें समझ में आती हैं दोस्तों, ये बता दिया। आगे देखते हैं दोस्तों क्या बताया है। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं, और बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। ये चीज़ आपको बता दी दोस्तों पहले भी। अब देखो दोस्तों, ये फिर एक वो आ गया बॉक्स। क्या आप जानते हैं कि प्रवाल जो होती है वो छोटी समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं, जिन्हें पॉलिप कहते हैं। ये प्रवाल के बारे में बताया दोस्तों, जिसे हम पॉलिप कहते हैं। यह है जब जीवित पॉलिप मरते हैं तो उनका कंकाल बच जाता है, और अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे हो जाते हैं। इस प्रकार प्रवाल जो द्वीपों का निर्माण होता है। प्रवाल द्वीपों का निर्माण कैसे होता है, ये चीज आपको बताइए दोस्तों। बताया कि प्रवाल जो होते हैं छोटे समुद्री जंतु के कंकाल होते हैं, जिन्हें हम पॉलिप कहते हैं। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तो ये कंकाल के रूप में होते हैं, और कंकाल के रूप में बचने के कारण ये वृद्धि होती है इनको, और ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे हो जाते हैं, और ऊंचा होने के कारण एक प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है। ये चीज आपको बताइए दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखो दोस्तों, द्वीप समूह के बारे में बताया। भारत में 2 द्वीप समूह है, इसमें लक्षद्वीप जो अरब सागर में है। ये चीज आपको ध्यान रखनी, कहाँ पे? अरब सागर में। अब एक बार देख लेना है तुरंत, यहाँ मैप में जाना है, तुरंत देखना है लक्षद्वीप, अच्छा अरब सागर ये रहा इसमें। अब तुरंत देख लिया आपने, अब आपको तुरंत समझ में आ गया। फिर देखते हैं क्या है अरब सागर में। ये केरल के तट के कुछ दूर स्थित प्रवाल है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो दक्षिण पूर्व की दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये चीज़ आपको बता दी है। अब दोस्तों ये चीज़ें आगे जो चीज़ बताई है, यहाँ आपको एक सुनामी के बारे में बताया। जैसे बोला है कि क्या आप जानते कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी की प्रभावित हुआ? यह आपको ध्यान, मतलब आपको चीज़ें सीखनी है। अच्छा ये बात कहीं सुनी तो मैंने है, ऐसे आप सोचते होंगे, तो ये क्वेश्चन कर रहा है आपसे, क्या आप जानते हैं कि कौन से द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुए थे? समाचार पत्रों और लोगों की बातचीत से जरिए आप जानकारी प्राप्त कीजिए। ये बताएं आपको, जब सुनामी भारतीय तट से टकराती है तो किस प्रकार लोगों के अलग अलग तरीके से इसको चुनौतियां मिलती हैं, उनका सामना होता है। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल से भूकंप उत्पन्न करती है। दोस्तों इस चैप्टर हमने क्या क्या चीज पढ़ी? इस चैप्टर में पढ़ा भारत की जो भौतिक विभाजन पढ़ा लास्ट में हमने। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? भारत का भौगोलिक विभाजन कैसे हुआ, भूगोल की स्थिति कैसे, मतलब भौगोलिक स्तर पर कैसे हुआ। राजनीतिक मैप बताया इसमें, फिर इसमें भौगोलिक मैप बताया है, भौतिक मैप बताया है, उसके विभाजन के बारे में बताया है, और कुछ फैक्ट ऐसे हैं कि आपने कभी पढ़े नहीं होंगे और यहाँ पढ़े हैं आपने दोस्तों। जैसे दोस्तों इसमें क्या क्या चीज़ देखो, देखो ये सबसे महत्वपूर्ण मैप है, ये जो दे रखा है ये भौतिक मैप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों। इसमें जो पूरा पैराग्राफ दे रखा था, पूरा चैप्टर ही दे रखा था, ये पूरे मैप के ऊपर था। मैप के बारे में बताया था कि किस प्रकार
हिमालय है, उसके बाद ये मैदानी क्षेत्र है, उसके बाद ये मरुस्थल है, फिर ये किस प्रकार प्रायद्वीपीय पठार है, फिर किस प्रकार ये द्वीप समूह है, किस प्रकार पूर्वी घाट और दक्षिणी पहाड़ है, कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, कौन कौन से नदियाँ उनमें मतलब अरब सागर में गिरती है, कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये चीज़ आपको बताया। फिर बताया कि सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा के बाद हम बताया कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। डेल्टा क्या होते हैं ये बताया बॉक्सों में। मुहाने क्या होते हैं, डेल्टा से किस प्रकार है मतलब अ, डेल्टा का निर्माण कैसे होता है, ये चीज़ें आपको बताई दोस्तों। सहायक नदियाँ क्या होती हैं, जलोढ़ निक्षेप क्या होते हैं, तो ये चीज़ें बहुत चीज़ें बताई इस चैप्टर में, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं देखो। अब ऐसे ही ये चैप्टर में हम जब लास्ट में जाते हैं और एक क्वेश्चन दे रखे हैं दोस्तों ऐसे छोटे मोटे, जैसे दे रखा है कि हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं। अब यहाँ आपने पढ़ा था, तो हिमालय के दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं, आपने पढ़ा होगा तो याद आएगा तुरंत। अच्छा क्या कहते हैं, तुरंत आपको याद आना चाहिए कि शिवालिक हिमालय कहते हैं। सहोदरी को अन्य नाम किसके दान जानते हैं, तो सहोदरी को पश्चिमी घाट के नाम जानते हैं। अभी आप पढ़ेंगे तो इसमें सब चीज़ें सकेंगे। अगला पूछा है कि पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है, दोस्तों भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।